हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी ने जब बिहार से संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था तो उसमें जात पात तोड़ने की बात थी। यह हुंकार भरा था उन्होंने गांधी मैदान पटना से। लेकिन नेताओं की नीति और नीयत का असर देखिए कि आज जब बिहार चुनाव मैदान में है तब एक बार फिर सबसे अहम फैक्टर जाति ही बन गया है। गठबंधनों में जाति का समीकरण, उम्मीदवारों के चयन, सब में जाति का समीकरण बिठाने की कोशिश है। वादों घोषणाओं में भी जाति का समीकरण है। एनडीए के पास बीजेपी के अति पिछड़ा कार्ड के अलावा नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, चिराग पासवान का पासवान वोट बैंक, जीतन राम मांझी के मुसहर और उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा वोटों का कंप्लीट पैकेज है जिसका वो दावा भर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को चेहरा बनाकर महागठबंधन ने यादव प्लस मल्लाह वोट बैंक पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। इस बीच मुस्लिम डिप्टी सीएम के सवाल पर इनकार नहीं करके साथ ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटों को फिर साथ लाने की कोशिश में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में काम नहीं, नाम पर वोट का जुगाड़ करने की फिर से तैयारी है। और नाम से हमारा मतलब है कि जैसे ही नाम बताइए अपना तो टाइटल क्या है, कौन जात हो, ये वाली जो पॉलिटिक्स है। क्या नीतीश और चिराग का पक्का साथ अब की बार एनडीए का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है? क्या महागठबंधन जीता तो तेजस्वी एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। क्या जाति है तो जीत है और जाति है कि जाति नहीं? यही आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के चितरंजन गगन, वरिष्ठ नेता आरजेडी के अभिषेक झा जेडीयू का पक्ष रखेंगे और वारिस पठान होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जाति है कि जाति नहीं, बिहार के लिए ये बात पहली बार नहीं कही गई, लेकिन राज्य का चुनाव फिर उसी लकीर पर चल पड़ा दिखाई पड़ता है। एनडीए हो या महागठबंधन, टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनावी चेहरों के समीकरण तक सब में जाति का अंक गणित जरूर देखा गया है। और तो और वादों में भी जाति नहीं भूली जा रही। मेहनत कश जो लोग, चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उधर सामाजिक एकरूपता के पर्व छठ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। शायद ये 2020 से मिला एक सबक है, जब चिराग के विद्रोह ने नीतीश कुमार के अति पिछड़ा कार्ड की चमक फीकी कर दी थी। 5 दलों का ये गठबंधन है, ऐसे में हर दल की मर्यादा का ध्यान रखने की भी जिम्मेदारी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रही है और उन्होंने निभाया है। तो विदाउट स्पीकिंग ऑन एनीबडी एल्सेस बिहाफ उन्होंने इस बात को बोला कि सारे विधायक बैठेंगे और चुनेंगे। मैं मानता हूं, जिससे मैंने अपने जवाब की शुरुआत की, कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दें। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग उन्हें 20 साल से बेजोड़ बनाती रही। उधर उनकी काट ढूंढने में जुटे महागठबंधन ने जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के रूप में यादव प्लस मल्लाह का समीकरण दिया तो मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देने का सवाल भी उठ गया। महागठबंधन की जीत पर एक से अधिक डिप्टी सीएम के वादे में इस मुस्लिम सेंटीमेंट को साधने की कोशिश हो रही है। ये बीजेपी के लोग अभी कुछ दिन पहले ट्रोल कर रहे थे कि 18% वालों को जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं, यानी जब अति पिछड़े के बेटे का हम लोगों ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। और यही बीजेपी ट्रोल करा रही है। जिनको ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जिनको ये कहते हैं घुसपैठिया, आज उनकी बात ये कर रहे हैं, तो बीजेपी की भी चिंता को हम लोग दूर कर देंगे। इस बीच बीजेपी के नेता वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर चुकी आरजेडी के खिलाफ हमलावर होकर महागठबंधन के मुस्लिम कार्ड का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जाति और जाति से आगे धर्म का कार्ड चुनाव में फिर से रणनीति को बना बिगाड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के जुड़ गए। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चित्ररंजन गगन वरिष्ठ नेता आरजेडी के, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। मुझे लगता है आलोक शर्मा जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वे सुधांशु जी आए नहीं है, तब तक आप ही के साथ पहले सवाल की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये जो आदर्श तस्वीर है ना उसकी बात सब करते हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट बंटवारे की सब अपने अपने हिसाब से समीकरण बिठाते हैं, एक नंबर दर्शकों के सामने रखते हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या इस समीकरण में आपको कुछ दिखता है, ये किसने किसको कितने टिकट दिए हैं, इसी से समझ में आ जाता है सब अपने वोट बैंक को कैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले सवर्णों की बात करें तो एनडीए ने दिए हैं 84 सवर्ण उम्मीदवार और उधर से घोषित किया है 41 सवर्ण उम्मीदवारों को महागठबंधन ने। अब दूसरे पर आइए, यादव। एनडीए देता है 19 और महागठबंधन देता है 69। अन्य ओबीसी को 54 एनडीए की तरफ से, 39 महागठबंधन की तरफ से। ईबीसी को लेकर लगभग बराबरी है क्योंकि दोनों तरफ उम्मीदें टिकी हुई हैं, इधर 40 एनडीए ने दिया है, महागठबंधन ने 42। अब आ जाइए आप दलित। दलित में 38 दिया है एनडीए ने और 41 दिया है महागठबंधन ने। फिर आ जाइए मुस्लिम, 5। जेडीयू ने पिछली बार 11 टिकट दिया था मुस्लिम कैंडिडेट्स को, जीते नहीं बहुत, इस बार उन्होंने सिर्फ 4 दिया है और एक चिराग पासवान ने, मिला के हो गया 5 और बीजेपी तो देती नहीं। इधर 29 आपने दिया है। क्या ये बताता नहीं है कि सब अपने अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से ही टिकट देते हैं? और हम इसके बाद ब्रेकअप भी दिखाएंगे, तमाम आपका भी दिखाएंगे, पहले इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, सबसे पहले तो छठ पर्व की पूरे आज तक के दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को, आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो आज विषय आपने लिया है जाति का, जाति हो धर्म हो, ये समाज की कहीं ना कहीं सच्चाई को परिदृश्यित तो करती ही हैं, इसमें ना आप डिनाई कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन साथ के साथ 2 चीज़ें और भी हैं, मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं, और तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जीत की उम्मीद किसकी है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो उसके अंदर स्वाभाविक है कि जाति एक फैक्टर बनकर आता है, और केवल बिहार की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। मैंने तो राजस्थान को भी बहुत नज़दीक से देखा, उत्तर प्रदेश को भी देखा। जितना जातिवाद बिहार में हम चर्चा करते हैं उससे कई जगह और भी ज़्यादा मैंने देखा है जिसकी चर्चा नहीं होती है। और संविधान जब हमारे रिजर्वेशन को भी जाति के आधार पर ही लेकर बना हुआ है पूरी तरह से, और जाति हो चाहे वो सामाजिक स्थिति हो उसको लेकर, लेकिन उसमें जाति प्रमुख है। जाति ही एक ऐसा शब्द है, ऐसी आपकी पहचान है जिसको आप जन्म के साथ जुड़ जाती है, वो बदल नहीं सकते हैं। धर्म तो आप फिर भी बदल सकते हैं, तमाम लोग धर्म बदलते हैं, लेकिन जाति आप संविधान के आधार पर बदल भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जाति इंपॉर्टेंट होती है, और जातियां भी कहीं ना कहीं परंपरागत वोट बैंक के आधार पर जुड़ गई हैं पार्टियों के साथ, और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं पिछड़े जो लोग थे, दलित समाज था, शुरू से ही हमारे साथ रहा, चाहे वो 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभाव रहा हो, बाकी चीजें रही हों। ओबीसी वर्ग एक कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। स्वाभाविक है, जाति एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहता है, और यही कारण है कि बीजेपी के लोग मोदी जी की जाति के, वो तेली समाज से आते हैं या घांची से आते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री, और ट्राइबल हमने बना दिया, प्रेसिडेंट एससी बना दिया, मंत्रियों के तो दिल्ली में होर्डिंग लगा देते हैं। ये बीजेपी सबसे ज्यादा जाति और धर्म का कार्ड खेलती है। यूपी में चुनाव होता है तो 7-7 चेहरे रख देते हैं, उसमें एक ओबीसी होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा। वोटर को भी कंफ्यूज करने का काम अगर कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। चलिए सुधांशु जी, आप यहीं से पूरे सवाल को और पूरे जवाब को पकड़ के आगे बढ़िए। हमने पूरा एक यहाँ पर कार्ड बना दिया है, कौन कितने टिकट दे रहा है, किसको दे रहा है, और आपका साइड इफेक्ट तो अब जेडीयू पर भी आ गया। पिछली बार 11 दिया था, इस बार उन्होंने भी 4 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, लेकिन इससे पूरा पता चलता है, क्योंकि जब आप फर्क देखते हैं सवर्णों में एकदम डबल का फर्क दिखता है, जब आप यादव देखते हैं तो लगभग 3 गुना का फर्क दिखता है। आपने 19 दिए हैं, उन्होंने 70 दिए हैं। अन्य ओबीसी में आप बहुत आगे हैं, 54 के आसपास आपने उम्मीदवार दिए हैं और उन्होंने 39 दिए हैं। ईबीसी और दलित दोनों में ही लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन फिर जब मुस्लिम कैंडिडेट आता है, बीजेपी 0, चिराग पासवान 1, जेडीयू 4 और उनका 29।
देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों की बात करते थे तो उनसे पूछिए कि वो तो 20 की बात करते थे तो 243 में 50 होने चाहिए थे मुस्लिम, और जिस समुदाय की वो एमवाई संगठन की बात करते हैं उसमें 14% के हिसाब से 35-36 होने चाहिए थे। तो इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं वो स्वयं ही उसका पालन नहीं करते। मगर जो जाति का प्रश्न है अंजना जी, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा इसको गंभीरता से विचार करिए। उत्तर से दक्षिण तक एक पैटर्न है कि हर राज्य में, मतलब आप हरियाणा से शुरू करिए और तमिलनाडु तक चले जाइए, तो हर राज्य में क्या होगा कि पहले एक कोई जाति जिसका 10, 12, 15% वोट हो, 15-20% वोट हो, पहले उसकी कास्ट पॉलिटिक्स करो और एक्सट्रीम कास्टिज्म की बात करके वो वोट कंसोलिडेट करो। उसके बाद हर राज्य में भारत के मिनिमम 10% से लेके और 28-30% तक मुस्लिम है। फिर अचानक एक्सट्रीम कम्युनल पॉलिटिक्स करने का प्रयास करो और उसके बाद वो वोट मिलाकर एक करने का प्रयास करो और दोनों को एक करने के बाद अपने परिवार के हाथ में सारी सत्ता कंसंट्रेट कर लो। उत्तर प्रदेश और बिहार इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी आए थे तो वो गरीब गुरबा के नेता थे और मुलायम सिंह जी आए थे तो वो मजदूर और किसान के नेता थे, और उसके बाद वो इसी पॉलिटिक्स के चलते हुए वह जाति का फैक्टर को प्रयोग किया जाता। मगर मैं बताना चाहता हूं, भारत में राजनीति करने के 2 तरीके हैं। एक है शॉर्टकट, जो मैंने अभी बताया, एक जात को पकड़ो, जात की बात करो, फिर संप्रदाय की बात करो, यानी साफ शब्दों में कहें कि मुस्लिम के जो कट्टरपंथी तबके हैं उनके अपीजमेंट की बात करो। जैसे अगर कोई ये कहेगा कि वक्फ बोर्ड के एक्ट को कूड़ेदान में डाल दो, उसका भी समर्थन कर दो। इमारतें शरिया के प्रोग्राम में कहा जाएगा शरिया संविधान से ऊपर है, उसको भी मौन समर्थन दे दो, उसके अगेंस्ट में कुछ मत बोलो, ताकि वो आपका एक साथ हो जाए। और दूसरा तरीका है लंबी मेहनत करने का तरीका, जो भाजपा ने अपनाया। हमने जातियों की राजनीति न करके, जिसे कहते ईंट ईंट जोड़कर आज भारत की एकता की वह इमारत बनाई है कि जिसको देखकर ये लोग सिर्फ चकित, ईर्ष्या से भरे हुए और उसे तोड़ने में लगे हैं। चूंकि याद करिए, आज प्रशांत किशोर जी जो कि बिहार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, ये ममता बनर्जी जी के स्ट्रेटजिस्ट थे और 2021 में क्या बोले थे कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। 30% क्या था? हमने 30% की चिंता नहीं की, एक जाति की चिंता नहीं की। और आज सारे भारतीय समाज का सर्वाधिक, मैं कहूंगा सामंजस्यपूर्ण प्रतिनिधित्व अगर किसी एक पार्टी में मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमने बिहार में 3 डिप्टी सीएम बनाए। पहले सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, और चौथे डिप्टी सीएम हमारे सम्राट चौधरी जी, चारों अलग अलग समुदाय से। इन्होंने अपनी जाति में भी किसी को परिवार के बाहर नहीं दिया। इससे साफ समझ में आता है, जो पिछड़ों की बात करते हैं वो पिछड़ा वर्ग तो छोड़िए, एक ही परिवार, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी जी हैं, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी हैं। वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी अन्य किसी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। तो मूलभूत अंतर है हमारी सोच और विपक्ष की सोच में। हम जातियों के मध्य सम्मान, स्थान और समाधान ढूंढते हैं। ये जातियों के बीच घमासान और टुकड़े में बांटकर अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चित्रंजन गगन जी को दिखाइए, जो कि वरिष्ठ नेता है आरजेडी के। आपके पास जाते हुए, लेकिन उससे पहले एनडीए के उम्मीदवार जब हम देख रहे हैं, हमने आबादी के हिसाब से भी लिख दिया है। ये जो 21 आप देख रहे हैं राजपूत, ये लगभग 4.25% इनकी आबादी है बिहार में। जेडीयू ने दिए हैं 10, 5 एलजेपीआर ने। ये देखिए, वैसे ही अगर आप देखेंगे जो अगला है उसको थोड़ा स्टे देना होगा आपको, वरना दर्शक देख नहीं पाएंगे। वापस जाइए। ये ब्राह्मण लगभग 4.25% भी 3.66% है। 11, 2, 1 ये एनडीए का है पूरा। उसके बाद भूमिहार देखिए, जिसमें 16 भूमिहारों को दिया गया है बीजेपी, फिर 9 उधर। और जो यादव है लगभग 14.25%, वो भी आपको डेटा। और ऐसे ही आपको इसके बाद महागठबंधन का भी पूरा डेटा देगा, आप ये देखते रहिए। लेकिन जो पहले नंबर का ग्राफिक्स है वो दिखाते हुए कहिए। अभी उन्होंने प्रशांत किशोर को चित्रंजन जी कोट किया था कि 30% से शुरू होते हैं, और कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप तो बिहार में 34% से शुरू होते हैं, क्योंकि यादव लगभग 14% है और 18% मुस्लिम है। यही वजह है क्या कि 14% वालों को आपने इतना सारा टिकट इस बार जो यादव समुदाय को है, आप खुद ही देखिए कितने टिकट्स आपने दिए हैं। क्या ये एक बड़ा और कड़ा संदेश नहीं है, जिसमें 69, ये देखिए आपके सामने है, 19 उन्होंने दिया है, आपने 69 टिकट दिए हैं, 69। अंजना जी, जाति एक सच्चाई है, शर्मा जी ने पहले आपको कहा। अब
सुधांशु जी जो बार बार एक बात बोल रहे थे, बड़ी हंसी आती है, इतने विद्वान आदमी हैं बताइए, और डिबेट में कर रहे हैं परिवारवाद परिवारवाद। सबसे ज्यादा परिवारवाद के पोषक तो ये हैं। इनके पार्टी में एक लंबी फेयरिस्ट है, लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। इनके जो गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ससुर जो है सो पुतों को टिकट दे रहा है, ससुर जो है सो समधन को टिकट दे रहा है, उसमें जो है सो बनोई को टिकट दिया जा रहा है तो साला को टिकट दिया जा रहा है, उपेंद्र जी हैं तो पत्नी को टिकट दे रहे हैं। अब सुधांशु जी अगर परिवारवाद की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में परिवारवाद कुछ होता ही नहीं। किसी को कोई आप टिकट दीजिएगा, लेकिन अंततः उसको जनता के बीच में जाना होता है, जनता उसको चुनती है और जनता तय करती है कि हाँ साहब यह मेरा नेतृत्व करेगा या मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए बार बार परिवारवाद की जो लोग एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं तो बड़ी हमको हंसी आती है। उसमें भी सुधांशु जैसे विद्वान आदमी अगर ऐसा बात कहता है तो और ज्यादा हमको अफसोस होता है कि मैंने कुछ उसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। अब रहा बात जाति का, तो आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन में आप देख लीजिए, यह स्वाभाविक है कि वोट हम जब टिकट देते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, जीता उम्मीदवार होना चाहिए। उसके बाद हम यह प्रयास करते हैं कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। तो आप देख लीजिए एनडीए का टिकट देख लीजिए और जो है सो महागठबंधन का आप देख लीजिए। महागठबंधन में आपने एक यादव पर सवाल उठाया, लेकिन एनडीए में आप देख लीजिए जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि सबको लेकर चलते हैं, तो जो है सो जिसकी आबादी 18% मानी जाती है अल्पसंख्यक वर्ग के, उसको कितना टिकट दिए हैं? मात्र 5। यादव पर इनका ध्यान जा रहा है तो यादव सुधांशु जी की पार्टी तो एकदम ही नहीं दी है, वो तो अभिषेक झा जी की पार्टी है जो 4 दे दी है। हाँ। अब जहां आप सीधे तौर पर एक बहुत बड़े वर्ग को आप माइनस करके चल रहे हैं, जिसको आप घुसपैठिया मान रहे हैं, जिसको आप देश का नागरिक भी नहीं मान रहे हैं, जिसके रंग पर कपड़ा पर आप भेद कर रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। अब एक चीज और मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पूरा करिए, जल्दी पूरा करिए। पिछले बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आए थे चुनाव कैंपेन में, हम समझते हैं कि शायद अब तक के देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होंगे जो मंच से उन्होंने कहा कि मैं अमुक जाति का हूं, जो बिहार में तेली कहा जाता है, महती पिछड़ी जाति का हूं। किसी ने अरे आप कहने की जरूरत है, मैं ब्राह्मण हूं। चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। मेरा तो कोई सरनेम नहीं है, मिश्रा नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन हाँ। जानता है कि ब्राह्मण तो सच्चा। देखिए बताते बताते आप बता ही दिए आप भी कौन जाता है। सब लोग जानता है, सब लोग जानता है, कोई छुपी बात थोड़े है। अरे तो आपको वहां बिहार में ना आपके आसपास जानता होगा, पूरे देश को बताने की क्या जरूरत है? यही तो है, जेपी भी कहते थे तो अपना टाइटल हटा लिया, नहीं बताया। टाइटल हटाकर बीजेपी बिहार के अनेकों नेता हुए जिन्होंने जाति के खिलाफ संदेश दिया, लेकिन आज तक ये वहां से मिटा नहीं है। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे अन्य लोगों के पास जाना है। बस सिंपल सा छोटा जवाब। एक भी टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों नहीं? होता है इस पर सवाल तो पूछा जाए आपसे, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं? जवाब नहीं, मैं बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं दोनों बातों का। परिवारवाद ये होता है कि राम कृपाल यादव पुराने ट्रस्टेड थे लालू जी के, जैसे ही बेटी के टिकट की बात आई खाट साफ, ये होता है अंतर। अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद में नहीं बनाया, उनको बना दिया। अब आता हूं टिकट की बात। बिल्कुल हम टिकट देते हैं दोनों आधार पे, पार्टी के साथ लंबे जुड़ाव और इसके बाद चुनाव जीतने की व्यवस्था के आधार पे। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम देते हैं, और हमने तो वो मुस्लिम दिया है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आज आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के गवर्नर हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं सेकुलर दलों का कोई मुस्लिम आकर अरबी फारसी से लेके इस्लामी धर्मशास्त्रों से लेके इस्लाम के किसी अकीदे पे हैसियत नहीं है कि 4 शब्द बोल के दिखा दे, ऐसा आलिम फाजिल मुस्लिम हम आके स्थापित करते हैं। और आपको कौन से मिलते हैं? शहाबुद्दीन टाइप के मिलते हैं, तो यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद टाइप के मिलते हैं, हमें मिलते हैं तो कलाम साहब मिलते हैं, और
हमारे जो बिहार के गवर्नर आरिफ साहब जैसे मिलते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक पॉइंट और बोल दूं अंजना जी, अभी आलोक शर्मा जी ने एक बात कही कि जाति भारतीय समाज की व्यवस्था है और वो जन्म से तय होती है। मैं दर्शकों से कहता हूं, कुछ हजार साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो तय होगा कि जिस प्राचीन काल की जाति व्यवस्था को आप कहते थे वो ज्यादा जड़ थी या आज की व्यवस्था ज्यादा जड़ है। आज हमने, उस जमाने में तो कोई व्यक्ति यदि श्रेष्ठ कार्य करता था तो महर्षि वाल्मीकि हो गए, महर्षि वेदव्यास हो गए, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए हों। मगर आज दो दो सब्जेक्टों में विदेश से डिग्री लेने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर अनेक किताबों को लिखने के बाद, उनके व्यक्तिगत जो पुस्तकालय में माना जाता 30 से 35 हजार पुस्तकें थी, उद्भव वो दलित ही कहलाए। और स्कॉच पीने के बाद, फिलेट मेगन जैसी बीफ खाने के बाद, मंदिर का पुरजोर विरोध करने के बाद, अभी जो आपने बोला था ना अंजना जी, अपनी जाति का नाम पहली बार किसने लगाया भारत के इतिहास में? प्रधानमंत्री ने, पंडित नेहरू। मतलब आप शराब भी पिएंगे, बीफ भी खाएंगे, मंदिर का विरोध करेंगे, मगर पंडित कहलाएंगे। आलोक जी को दिखाइए, आलोक जी को दिखाइए। अंडर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया से डिग्री लेकर और इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी दलित ही कहलाएंगे। ये आज की व्यवस्था है। तो ये विचार किया जाएगा इतिहास में कि जिसका आप दोष देते तथा कथित व्यवस्था वो फ्लेक्सिबल ज्यादा थी, और जो आज आपने जाति के तमगे लगा रखे हैं वो ज्यादा है। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए। एक तस्वीर आई है, बस वो आलोक जी दिखा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। आज संध्या अर्घ्य का वक्त है और वही अर्घ्य देते हुए उनकी ये तस्वीर जारी की गई है। इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है और जेडीयू ने भी। हालांकि ये त्योहार हर वर्ष महापर्व जिसे कहा जाता है बिहार का, वो पूरे देश में मनाया जाता है। मुंबई से लेकर अब तो विदेशों में भी जो व्रती महिलाएं हैं वो इस अर्घ्य के लिए आती हैं और बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हो रहा है पूरे विश्व में, जहां जहां भारतीय कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। आलोक जी, आपका रिस्पॉन्स उनकी बात पर। देखिए, मुझे लगता है कि पंडित नेहरू जी से तो इनको जन्मजात पूरी तरह से पूरे आरएसएस को, बीजेपी को एलर्जी है ही। पंडित किस शब्द के लिए है, पंडित क्या सूचक करता है? पंडित विद्वान को ज़्यादा करता है, जाति ब्राह्मण को सूचक करती है। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन 10-12 साल का जो अभी इन्होंने कहा कि आज ज़्यादा है, पहले ज़्यादा था, मैं 10-12 साल के इतिहास को देखना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर 3200 केस चल रहे हैं अभी भी। जब इनकी सरकार आई तो जाट वर्सेस नॉन जाट ट्रेनें जला दी इन्होंने। इनकी सरकार थी, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इन्हीं की सरकार थी कि जिस समय पर सैनी और तमाम जो चीज़ें हुई वो पूरे देश ने देखी। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी तो मीणा वर्सेस गुर्जर 2 दर्जन से ज़्यादा लोग ट्रेन की लाइनों पर और वहाँ पर लड़ते हुए मारे गए। मराठा वर्सेस नॉन मराठा अभी ख़त्म हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले कई बरसों से इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर यादव वर्सेस नॉन यादव यही लोग करते हैं। आरएसएस तो हमेशा से दलित और मुस्लिम माइनॉरिटीज विरोधी रही ही है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर इलेक्शन के अधिकारी लगाए जाते हैं। अभी बाई इलेक्शंस में जो यादव अधिकारी थे उनको हटा दिया गया था। ये किसने किया था भाई? हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर से लेकर तमाम चीजें तो हैं ही, उसके अलावा भी पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर एक पत्रकार ने एक लिस्ट निकाल दी थी, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी थी इन्होंने। आज हालत यह है कि इतना कुछ करने के बाद जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का गिरेबान पकड़ा था, मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, और पहली एक कैबिनेट होगी जो किसी राज्य के बाहर दिल्ली में हुई थी 78-79 में कर्पूरी ठाकुर साहब की, जिसके ऊपर क्या क्या लांछन लगाए थे, उनकी सरकार को गिराया था। और आज ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा समन्वय हमारे यहां पर है। अरे भाई, आपके यहां पर समन्वय है तो आप लगभग 450-500 सांसद आपके पास हैं, राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर। आप एक सांसद नहीं पहुंचा पाते हैं मुस्लिम। अगर समन्वय की बात करते हैं तो आपको केवल गवर्नर मिलते हैं जो आपके इशारे पर कठपुतली बनकर काम करते हैं। आप किसी लोकसभा के टिकट को नहीं दे सकते हैं। पूरे बिहार में जहां पर 18-20% माइनॉरिटीज हैं, आपको 20 साल शासन करने के बाद एक कैंडिडेट उपयुक्त नहीं मिलता है। आपके तो तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि हम मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। फिर वारिस जी और अभिषेक झा के पास जाएंगे जल्दी से। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, हमने जिनकी बात कही ना आलोक शर्मा जी, अगर आपको ना पता हो
तो इस्लाम में जो सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर था वो बैतुल हिकमत बगदाद था। उसके बाद पिछले 600-700 सालों में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट हुआ हो, मैं पूरे 56-57 मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। बताइए पिछले 300-400 सालों में क्या तुलना आप करते हैं। और आप तो कह रहे हैं आप अपने विधायकों को टिकट देते, आप कह रहे हैं गवर्नर कठपुतली। आपके जमाने में होता है, कलाम साहब कठपुतली थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब वो हैं जिन्होंने, सुनिए आपने अपने टर्न पे बोलिए सर, आरिफ मोहम्मद खान साहब वो हैं जो आपकी पार्टी से जब छोड़ के आए थे राजीव गांधी सरकार में, आरिफ साहब का दिया गया बयान है कि उनसे राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा तुम शाहबानो केस के ऊपर क्यों मुद्दा उठा रहे हो। उन्होंने जानते क्या बोला, आरिफ साहब ने कहा मेरी दृष्टि में यह मुसलमानों को बहुत पीछे अंधेरे में धकेलने वाला कानून है। तो उन्होंने कहा, राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा अगर मुसलमान गटर में जाना चाहते हैं उन्हें गटर क्यों उस चक्कर में पड़े हुए हो। यह मानसिकता है आपकी और यह अंतर है हमारे अंदर। ठीक है, चलिए अब एक बार बाकी दोनों मेहमानों को दिखाइए, अभिषेक झा जी को और वारिस पठान जी को। अभिषेक जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन यही मामला इधर भी दिखता है, क्योंकि अगर अभी जो नेतृत्व में भी कैसे जाति देखी जाती है उसका परिचय बिहार में इस वक्त खूब अच्छे से हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा सामने रखा जा रहा है। कुर्मी आबादी लगभग 3% है, 2.9%। और वैसे ही अगर यादव उधर है तो 14.3%, 14% के आसपास। उसके बाद आ जाइए उप मुख्यमंत्री जो अभी मौजूदा है, बाद में पता नहीं क्या होगा, सम्राट चौधरी, जिनकी आबादी कुशवाहा समाज की लगभग 4.5% है। उधर मुकेश सहनी को किया गया है, जो कि सिर्फ मल्लाह जाति देखिए तो 2.5% के आसपास है, लेकिन अगर पिछड़ी जो अन्य जातियां हैं, इसमें निषाद, बिंद सबको जोड़ दीजिए तो 10% के आसपास ये पहुंच जाता है। उसके बाद आइए अगड़ों की आबादी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा को भी बनाया गया है, तो भूमिहार जो वहां पर कुल है, लगभग भूमिहारों की आबादी है लगभग 3%, 2.86। ब्राह्मणों की है 3.5%, वैसे ही राजपूत भी 3.5%, लगभग 10 से 11% अगड़े होते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन 2.9% वाले भूमिहार उप मुख्यमंत्री से किया गया है। और इधर कोई भी हो सकता है, मतलब जो दलित है 19.7% या फिर जो मुस्लिम है लगभग 18%। और ये इसके जरिए भी तो एक पूरा कार्ड खेला जाता है। तो जातिवादी और नीतीश कुमार का तो झाजी इसीलिए नाम लिया जाता है कि उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग वहां पर की और ईबीसी का एंटी यादव कंसोलिडेशन पिछड़ों का करके वो कामयाब हुए। क्या ये सही नहीं है? चलिए, आज की डिबेट अंजना जी पूरी तरीके से फोकस्ड है उस स्टैटिस्टिक्स पर जिसमें जातियों के आंकड़ों को बहुत बेहतर तरीके से तोला जा रहा है। आप तो बिहार से ताल्लुक रखती हैं और लंबे समय से आपने बिहार को कवर भी किया है। अगर जातियों का स्टैटिस्टिक्स ही चलता और अभी जो स्लाइड चल रही है उसको ही हम सत्य माने तो 2.9% कुर्मी जाति की पॉपुलेशन है और लंबे समय से 20 वर्षों की और खासकर बिहार के आम आवाम की पहली पसंद हमारे नेता नीतीश कुमार जी कैसे बने हुए हैं, ये सबसे दिलचस्प मामला है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है जना जी, उन्होंने हमेशा जमात की राजनीति की है और जब पॉलिसीज बनाते हैं तो उसमें सबका ख्याल रखते हैं। अभी चितरंजन जी बता रहे थे कि उनकी जाति, अधूरा सवाल सुने ना, इसीलिए आप इसको इस तरह से बताने लगे। ये सबको पता है 2.9% कुर्मी है, लेकिन उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की जिसमें अति पिछड़ों को एक ईबीसी, और उस पर सबने एनालिसिस किया कि ईबीसी के जरिए कैसे उन्होंने एक एंटी यादव कंसोलिडेशन किया। वहां पर ओबीसी में भी जो पिछड़े हैं उनको भी उन्होंने इकट्ठा किया अपने साथ। इसको इस दिशा से मत देखिए, इसको कोई इस दिशा से देखिए कि वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए नीतीश कुमार जी ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को काम करने का मौका मिला और इनके खास जिस समीकरण की बात ये करते हैं, उन्होंने समाज के हर तबके का दमन करना शुरू किया। सिर्फ भूरा बाल साफ करो के नारे तक ये रुक गए होते तो इनकी परिस्थिति इतनी बुरी नहीं हो रही होती। जिस तरह से इनके लोगों ने पिछड़ा समाज के लोगों की जमीनें कब्जाई, उनको प्रताड़ित किया, शोषित किया, इससे एक भय का माहौल राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने स्थापित किया बिहार के अंदर और एक विरोध का माहौल जो है वो इनके खिलाफ बड़ी बुरी तरीके से और बड़ी तेजी से इस बिहार के अंदर व्याप्त हो गया कि ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शोषण की राजनीति को ही जानते और समझते हैं। चितरंजन जी ये भी बता रहे थे कि जाति क्या है। हमें लगता है कि चितरंजन जी की जाति जिसके विषय में वो बता रहे थे वही जाति एक कारण होगी शायद कि इनके जैसे विद्वान प्रवक्ता को भी राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक कोई सम्मान नहीं दिया है, किसी पद पर नहीं बिठाया है। और हरियाणा से लोग चले आते हैं,
देखिए ना, डोमिसाइल नीति की बात होती है इस बिहार के अंदर, तेजस्वी जी डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते हैं, और राज्यसभा अगर किसी को भेजना होता है तो अमुक जाति से आने वाले व्यक्ति को हरियाणा से ला करके राज्यसभा भेज देते हैं। चित्तरंजन गगन जी जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इनको नहीं भेजते हैं क्योंकि इनकी भी जाति शायद राष्ट्रीय जनता दल को सूट नहीं करती होगी। खैर, ये जाति है कि जाति नहीं है, तो इनके लिए जाति प्राथमिकता हो सकती है। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता, एनडीए के लिए प्राथमिकता यही है। ठीक है, चित्तरंजन जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में सर, मुझे वारिस भाई के पास भी जाना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अंजना जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति में कोई केवल सांसद और विधायक बनने के लिए नहीं आता है। अगर सांसद और विधायक बनने की इच्छा रहती तो जिस समय मैं राजनीति में आया, मेरा पूरा खानदान कांग्रेस में रहा है, बड़े बड़े पदों पर रहा है, मैंने विपक्ष की राजनीति शुरू की। और ब्राह्मणों की बात है तो मनोज झा जी राज्यसभा में सांसद है, अशोक पांडे जी बिहार विधान परिषद में मेंबर है। अब आइए इस सवाल पर, अति पिछड़ों को जितना सम्मान और स्थान राजद शासन काल में मिला, लालू जी ने दिया सबसे पहले उन तबकों को। अभिषेक झा जी आप अपना देखिए, वो कह रहे हैं मनोज झा जी, देखिए राज्यसभा में है ना मनोज झा जी, तो वहां पर ये लाइन और मैं कहना चाहता हूं, जल्दी से बोलिए। कोई राजनीतिक पूंजी है दलित को महादलित में, क्योंकि रामविलास जी से उनको नफरत था तो इसलिए पासवान को छोड़कर सारे जाति, अनुसूचित जाति के जाति को जो सो महादलित में कर दिए और पासवान को छोड़ दिए। अब लेकिन आजकल तो खूब मिल रहे हैं उनके बेटे चिराग जी और नीतीश बाबू की कल की तस्वीर भी दिखा दीजिए, जो दोनों का मिलना जुलना हुआ है। पहले ये सवाल हम लोग बार बार पूछते थे, शायद इसी वजह से ये हुआ है। वारिस जी, सबसे ज्यादा तो आप ही लोग लपक रहे हैं ये वाला मुद्दा कि भाई मुस्लिम को कितना टिकट दिया, मुस्लिम को तो उन्होंने दिया है, 29 मुस्लिम उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से। आप लोग कितना लड़ा रहे हैं इस बार चुनाव में? 23 है, 23 के 23। देखिए अंजना जी, हमारे लिए एक तरफ बीजेपी है, एनडीए, दूसरी तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है और ये महागठबंधन है। मैं कहूंगा कि दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। ऐसा मैं क्यों बोल रहा अभी आपको बताता हूँ। बीजेपी से तो कभी हमको उम्मीद थी नहीं कि मुसलमानों को कभी टिकट देंगे, मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार ये देखा गया है कि कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है मुख्तार अब्बास नकवी के बाद। बात नंबर 2, अभी जेडीयू की बात करें, पिछली मर्तबा उन्होंने 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, इस मर्तबा प्रमोशन कर दिया और 4 पे आ गए। कितनों को दे रहे हैं अंजना जी? हमने 26 लोगों को टिकट हमारी तरफ से दिया और हमारा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी तरफ से, जिसमें एएसपी के चंद्रशेखर जी है, मौर्या जी है, सब टिकट दे रहे। अंजना जी, अब दूसरी तरफ अभी आई है इनकी तरफ, महागठबंधन की तरफ, इनसे भी क्या उम्मीद रखी जाए? 22, बाकी नॉन मुस्लिम को दिया है हमने। जरा बोलने दीजिए अंजना जी, सब 5 जन बोल रहे थे, आप आराम से सुन रहे थे। मुझे भी ऐसा उम्मीद और मेरे भी अरमान है, मेरा भी अरमान है कि अंजना जी मुझे भी आराम से सुनिए ना। अब इस तरफ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। इनका क्या स्लोगन था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY फैक्टर। अब संख्या के हिसाब से अगर देख लो, बिहार के अंदर तो 19% मुसलमान है। कितने को टिकट दिया उन्होंने? 30 को। अब सच्चाई ये दर्शा रहा है पूरे देश के सामने कि 2% वाला मल्ला सानी वो बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ऐसा क्यों भाई? क्या 19% में आपको कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं देखा जो उप मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं। तो फिर आपकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, MY फैक्टर, सब गलत हो गया। आप क्या करते हो? मुसलमानों को चुनाव के पहले आप सिर्फ बहलाते हो, फुसलाते हो। चुनाव के पहले आप रमजान के महीने में उनके यहाँ जाते हो, वो आपको खजूर खिलाते, आप उनको टोपी पहना के आ जाते हो। चुनाव के पहले दाढ़ी वाले टोपी वाले को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा देते हो, चुनाव के बाद में उसी हेलीकॉप्टर से आप लात मार के उसको फेंक देते हो। आपको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी आपको नहीं देनी है। अगर हिस्सेदारी देनी होती तो हमारे साथ गठबंधन कर लिए होते। अब इन लोग को चुनाव के पहले वक्फ याद आ गया अंजना जी, वक्फ याद आ गया। सोचिए, जब वक्फ का इतना बड़ा मसला चला, हमने कहा काला कानून है। असद ओवैसी साहब पहले वो शख्स थे जिन्होंने पूरी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के काले कानून को फाड़ के फेंक दिया। तब ये कहा थे कहीं नहीं। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का टाइम आया, ओवैसी साहब ने, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने याचिका दायर की। इन्होंने कोई याचिका दायर की क्या? वहां पे नहीं की। तो आज इनको समझ में ये बात आ रही
ये कि मुसलमानों का वोट बहुत अहम फैक्टर कर रहा है, एमआईएम वालों की तरफ सब जा रहे हैं, तीसरा विकल्प मुसलमानों को मिल चुका है, तो अब ये वफका लेकर आ गए, अब हेलीकॉप्टर के अंदर मुसलमानों के साथ घूम रहे। अरे मैं बताना चाहूंगा बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग तो सीमांचल है। सीमांचल क्यों इतना पिछड़ गया? क्योंकि वहां 65% से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। क्या क्या आपने सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिखाया? आपने नहीं दिखाया। आज सीमांचल के अंदर अंजना जी आप जाइए, कोई भी आपको मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिखेगा। पूर्णिया के अंदर बोला था हाईकोर्ट का बेंच बनाएंगे, नहीं बनाया, आज भी लोगों को जाना पड़ता है वहां पे। पटना के अंदर आज भी वहां पे मैं था अंजना जी, मैं वहां रह चुका हूं 15 दिन, मैंने देखा है किस तरह से आज भी लोगों के पास एक पढ़ने के लिए बराबर कॉलेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई बराबर वर्क नहीं। रोड की हालत आप देखिए, थोड़ा सा बारिश आता है पूरा के पूरा पानी बह जाता है। कितने मुसलमानों के लोगों के नाम चले गए एसआर की प्रतिक्रिया में, उन्होंने क्या क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब साफ है कि आपको मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है, आप सिर्फ उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो। यही वजह है कि 70 साल से भारत का मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है। और ये मैं नहीं बोलता, कमेटी के रिपोर्ट भी दर्शाते हैं इस बात को। और अब चुनाव के वक्त आके मुसलमानों को बहलाएंगे फुसलाएंगे तो नहीं मिलेगा इस बार वोट। हिस्सेदारी आलोक जी और उनके पास जाऊंगे जल्दी से, वो तो बताइए। 30 टिकट आपने दे, ठीक है वारिस भाई, बड़ी बात हो गई। आ रही चित्रंजन जी, आ रही जल्दी से, सुधांशु जी, फिर आलोक जी और फिर चित्रंजन। अब बस जल्दी से देखिए, जो वारिस पठान जी ने बात कही वो बहुत गंभीर है और हम सब बैठ के जो यहां बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा 19% मुसलमान, मगर कोई नहीं कहता कि मुसलमानों के अंदर कौन शेख है, कौन सैयद है, कौन पठान है, कौन गद्दी है, कौन घोसी है, कौन मेहरासी है, कौन जुलाहा है, कोई अंसारी है ना, कोई नहीं बोलता। और मजे की बात यह है, कोई यह भी नहीं पूछता कि मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज, मुल्ला, मौलवी में कितने जो है वो जुलाहा अंसारी बहना है, हमसे पूछा जाता है। मजे की बात, कोई नहीं पूछता उनसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने हैं। यह होता है यकजहती, एकता। 20% ठोस है, 80 पे जात की चोट है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। दिखाया भी जाता है 19% मुसलमान और हिंदुओं में। अभी देखिए क्या क्या दिखाया जा रहा था, इतने ब्राह्मण, इतने भूमिहार, इतने ओबीसी, इतने सैनी, इतने शाक्य, इतने ये बहुत गंभीर बात कही है वारिस पठान जी ने। और मैं कहूंगा जो आपके लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो बिहार के या देश के, उन्हें इनसे समझना चाहिए, जो एकजुट रहता है उसकी बात पे झुकना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव जी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गोपालक समाज था, वो इन लोगों को गाय खाने से रोक नहीं पाए। इन लोगों ने मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकवा दिया और इमारतें शरिया में तेजस्वी यादव से बुलवा दिया। ये होती है ताकत, जो वारिस पठान जी ने कहा, जरा गंभीरता से सोचने की जरूरत। ठीक है, जल्दी से इसका आलोक जी आप जवाब देना चाहें, उसके बाद से चित्रंजन जी। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, ये कह रहे हैं आलोक जी कि हम लोग खाली इनके नेताओं ने आलोक जी वो कार्टून भी डाला है। वो कह रहे हैं कि अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा, आप लोगों ने ये हालत कर दी है उनकी। और वक्त पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? तंज हमारे ऊपर या दूसरों के ऊपर कस रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि आप ही केवल ये बताइए, जिनको वोट भी नहीं चाहिए मुसलमानों का, वो लोग दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। आप कह रहे हैं साहब एकजुट रहना चाहिए, अरे हम तो कह रहे हैं एकजुट भारतीयता के आधार पर रहना चाहिए। आपका एकजुटता है कि हिंदू एकजुट रहें और मुसलमानों से दूर रहें और मुसलमानों को हम गालियां दें और 80-20 की बात करें, तो आप तो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप तो सांसद हैं स्वयं, आप एकजुट हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, हिंदुओं की? आप पूरे देश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका वो पोलराइजेशन का एजेंडा है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है पंडित थे। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहता कि वो भी नॉनवेज खाते थे, वो भी शराब पीते थे, और वो कहाँ रहते थे और किसके घर में रहते थे, हम तो कभी नहीं कहते हैं। लेकिन इनके तमाम प्रवक्ता बिलो द बेल्ट हिट करने से कभी नहीं चूकते, क्योंकि ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। अब बात आती है, नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको जातिवाद हिंदुओं में मुसलमान नुकसान दे रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो आप जातिगत जनगणना कराइए ना। कुर्सी और उसमें जातिगत जनगणना में पहले आप रमजान में जाएंगे, खजूर खाएगा, खिलाएगा, आप भाई पिला के चले जाएंगे। आपके बीच में नहीं बोला था, अगर जिस कौम का पॉलिटिकल बारिश रुकिए भाई जरा, आया था लोकसभा का, मुझे याद, बारिश रुकिए भाई जरा, बहुत सीरियस डिस्कशन है। आपको बड़ी सीमांचल की बड़ी चिंता हो रही है वारिस भाई। अरे रुकिए भाई वारिस जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ओवैसी के जो ओवैसी जी के तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और काफी कुछ है। वारिस जी यार आप बोल लीजिए, फिर आवाज नीचे करनी पड़ेगी। आप लोग बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं, आप लोग बीजेपी से पैसा लेकर टीवी पे बैठते हैं। यार सुनो बात, गलत बात है।
आप झूठ बोल रहे हो, चाहता हूँ आप झूठ बोल रहे हो, आप अपने अल्फाज वापस लो, मतलब डेफोमेशन का केस फाइल रुको ना भाई जरा रुको यार, डेफोमेशन किसी के बीच में नहीं बोला था, ये बीजेपी का एजेंडा है, बोलना नहीं मेरे को। वारिस पठान जी आपकी पार्टी बीजेपी की कुछ लग्गू है, आवाज बंद करके आपकी पार्टी बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ती है, आप चाहते नहीं बीजेपी को हराए बिहार के अंदर, जागता उदाहरण ये है। टिकट भी इस तरह ठीक है वारिस हो गया, अब हो गया, आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, अब उनको बोलने दीजिए आलोक जी को। आलोक जी पूरा कीजिए, पर दिल्ली में कौन सा असदुद्दीन ओवैसी था? देखिए यहाँ पर तो कोई ओवैसी नहीं थे, बी टीम के बिना बीजेपी निकाल गई। ठीक, अब हो गया वारिस जी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट सर। अरे भाई सुनिए ना, बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन ही काफी है अंजना जी, इलेक्शन कमीशन ही काफी है, तो वैसी काहे को बदनाम हो? पूरा देश देख रहा है किस तरह से SIR के नाम पर वोट चोरी का क्या धंधा किया गया। एक मतलब कर्नाटक के वोटर कटने पे कट कहां से, गुजरात से 80 रुपया पर वोटर जो है वोट कट रहा है, और आप लोग जीत और हार की बात कर रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर सीमांचल की इनको इतनी चिंता थी तो ओवैसी जी के तो बड़े करोड़ों में फीस आती है, बड़े मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके, तो सुना विदेशों में भी बिजनेस है उनके, एक आध कॉलेज यहाँ सीमांचल में भी खुलवा देते 2 पैसे निकाल के जेब में से। बीजेपी से इतना इनके सारे विधायक चुरा लिए ना, चले गए वो। गुजरात में गए तो 3 सीटों पर चुनाव लड़े, कर्नाटक में 5 जीते थे, 4 चले गए ना वारिस भाई, आप 4 चले गए ना, एजेंडे पर काम करते हैं। और उनको में से 3 को टिकट भी नहीं दिया, 4 चले गए अंजना जी, उसमें 3 को तो आरजेडी ने धोखा दे दिया, टिकट नहीं दिया, इसलिए बोलता हूं अपने को जो टुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। आपसे तो चला गया ना, आपसे तो चला गया ना, तो उनका ईमान इतना नहीं था कि आपके साथ टिक पाए। पब्लिक ने भी नकार दिया ना। अरे तो ईमान ही नहीं था उनका, टिक ही नहीं पाया आपके साथ। पूरा उद्धव ठाकरे वाले चले गए शिंदे गठ में, पूरे शरद पवार वाले चले गए बीजेपी में, तो उनके भी तो बात होती है, तो चलता है, चले जाते हैं, लेकिन ईमान का सौदा इन्होंने किया, पीठ पे खंजर मुका तो जवाब दिया पब्लिक ने पार्टी ने जवाब दे दिया, टिकट ही नहीं दिया उनको, तीनों को रास्ता दिखा दिया बाहर का, गेट ऑफ इंडिया, गेट आउट। आरजेडी दिखाई, चितरंजन बाबू इसका जवाब देंगे। चितरंजन जी, इनके 3 विधायक चल गए आपके लिए, आज तक गुस्सा है, देखिए वारिस पठान जी का गुस्सा, सब विधायक ले गए, फिर टिकट भी नहीं दिया आपने। नहीं अंजना जी, पहले मैं वारिस साहब को बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा में 25% प्रतिनिधि जो है सो मुसलमान कर रहा है आरजेडी का, विधान परिषद में 65%, 6 में 4 मुसलमान, राज्यसभा में 4 में 1 मुसलमान, केंद्र में गृह मंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने बनवाया, और जो पूरे देश में मंसूरी समुदाय का एक भी कहीं विधायक नहीं है, उसको लालू जी ने, उसको तेजस्वी जी ने बिहार, इसीलिए वक्फ कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो केंद्र से लाया हुआ कानून है उसको कैसे राज्य में खत्म कर दीजिएगा? नहीं, मैंने कहा ना कि प्रतिनिधि देने की बात है, तो राज्यसभा में तो मैं 25% शेयर दे रहा हूँ दिया, विधान परिषद में 65%, 50% से ज्यादा 65%, 6 MLC में 4 मुसलमान है, और मंसूरी जाति का जो मुसलमान है, सुधांशु जी हंस रहे हैं, एक भी कहीं विधायक नहीं है। सुधांशु जी बहुत खुश हैं। बिहार सरकार में मंत्री बनाया, पहली बार केंद्र में गृह विभाग का मंत्री राष्ट्रीय जनता दल ने तस्लीमुद्दीन साहब को बनवाया, तो इसलिए जो यह राष्ट्रीय जनता दल पर कोई अगर कहता है तो राष्ट्रीय जनता दल एक बीजेपी की पार्टी है, सबकी विकास की बात करती है, सबको लेकर चलना चाहती है। ठीक है जी, जल्दी से कमेंट फिर मैं बाकी दोनों बना दिया गया, जैसे कि अभी हमारे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी, आप लोगों ने मुस्लिमों के मुद्दे पर जो उनको घेरने की कोशिश की थी, तो इस बार तो लग रहा है कि आप लोगों का सफाया हो जाएगा। आप लोग वैसे भी कहाँ दे रहे हैं, अब तो 4 टिकट दिया आपने इस बार, पिछली बार 11 दिया था, साइड इफेक्ट है बीजेपी का। नहीं, जिस हिसाब से आरजेडी के लोग सोच रहे हैं, महागठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि अमुक जाति से इतने टिकट्स हमने दे दिए हैं, तब तो बन गई इनकी सरकार, इनको बधाई दे दीजिए, बता दीजिए कि तेजस्वी यादव जी इनके मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है। बिहार में लोगों को मालूम है कि एनडीए की सरकार के लिए सबसे बड़ा एजेंडा न्याय के साथ विकास है और सबको साथ लेकर के चलना, और इनके लिए सबसे अहम मुद्दा होता है पीसफुल पॉलिटिक्स। अभी तो नाखुश दिख रहे थे इनके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और बड़े बड़े फातमी साहब, इनके पार्टी के वरीय मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं, उनको तक ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे, वोट क्या मिलेगा। और समझिए बिहार के आप करते रहिए फ्रेंडली फाइट। चितरंजन जी हमसे काहे उलझ रहे हैं, आप शर्मा साहब के साथ फ्रेंडली फाइट करते रहिए,
हमारे लेफ्ट के साथियों के साथ फ्रेंडली फाइट करते रहिए। फ्रेंडली फाइट होता क्या है आलोक जी? एक बार आलोक जी से समझते हैं, जरा बताइए कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है? मतलब मजाक, राजनीति का मजाक। देखिए, जहां पर सहमति नहीं बन पाती है, वहां पर कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट हमारे दो रहे, उसके फ्रेंडली फाइट में भी हम प्रयास कर रहे हैं। 5-6 कैंडिडेट्स हट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पूरा मीडिया ये चर्चा नहीं कर रहा कि एनडीए में 36 के करीब बागी खड़े हैं। 8 या 9 तो आज जेडीयू ने निकाले हैं, अभी 4 आज बीजेपी ने निकाले हैं, वो सब खड़े हैं। सुना है एक बागी को अमित शाह जी ने फोन किया तो उसने कहा कि जितनी आपकी उम्र है उतनी तो मैं राजनीति कर चुका हूं। दुर्भाग्य ये है कि 2-4 कैंडिडेट अगर हमारे हैं, उन पर भी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि दिल्ली में अभी फरवरी में जेडीयू भी लड़ रही थी। ये जो बागी सब खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब दीजिए मिस्टर झा। सारे बागी जो खड़े हो रहे हैं वही मुसीबत करेंगे। मतलब आलोक शर्मा जी इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता है, फिर भी किस दिशा में जवाब दे रहे हैं समझ से परे है। बागियों को कौन रोक सकता है? कोई व्यक्ति जाकर चुनाव लड़ सकता है। हमारी पार्टी ने, भाजपा ने ये ताकत दिखाई और हमने ये डिसिप्लिन दिखाया कि हमने लोगों को बाहर का अपने संगठन से दिखा दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई फ्रेंडली फाइट हो रही है। भाई सिंबल तो आपने ही दिया ना, सिंबल आपने दिया, लेफ्ट पार्टियों ने दिया, राजद के लोगों ने दिया, क्या करेंगे? सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी टाइम कम है, अब जल्दी से जवाब दीजिए और वारिस जी का जवाब भी दीजिए। बस संक्षेप में फ्रेंडली फाइट ये होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन में है और वो कहता हमारे साथ धूर्तता की गई है और उसके बाद ये उनके साथ गठबंधन में शामिल रहते हो, ये होती है फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में थी, उसके बाद अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश चुनाव में कहते हैं बहुत। फ्रेंडली फाइट ये होती है कि आम आदमी पार्टी इनके साथ गठबंधन में थी और वहां जाकर कहते हैं भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंडली फाइट पता है आपको, सिर्फ मोदी विरोध का मुखौटा लगाकर दिल में बताइए ना, नफरत रख के जो दिखाने के लिए फाइट की जाती है वो फ्रेंडली फाइट होती है। और मैं एक और बात बता दूं आलोक जी, अभी आपने पैसे की बात कही थी तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूरे भारत देश को याद है कि विदेश में बैठे हुए एक धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने कहा है मैंने $1 बिलियन मतलब 8,500-9,000 करोड़ रखा है मोदी को हटाने के लिए। अब वो $1 बिलियन कहां खर्च हो रहा होगा, किस इकोसिस्टम में, सबके समझा जा सकता है। और दूसरी बात, हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा बोला गया कांग्रेस के द्वारा। इसलिए और मैं एक और बात कह दूं, कांग्रेस को जरूरत नहीं है ओवैसी की। कारण क्या है, मैं एक सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं, बाकी दर्शक अपने आप सोचें। ये राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया गए थे, उससे पहले मलेशिया गए थे। मलेशिया में लंकावी क्यों गए थे? मैं दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, एक फैक्ट रख रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये लंकावी क्यों गए थे? लंकावी में भी एक रहता है व्यक्ति, शांति का मसीहा रहता है, जो भारत से निष्कासित है, वो वहीं रहता है। आलोक जी सिर्फ एक लाइन। लगता है कि मोदी जी चीन क्यों जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और चीन के पास इन्हीं के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं क्या क्या बता रहे हैं, साउथ इंडिया से आते हैं कि चीन के पास कोई उल्टे पुल्टे सबूत हैं, वो साफ बोल रहे हैं। सुधांशु जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां जब सुधांशु भाई करें तो सोच समझ के किया। सुधांशु जी एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। चले, शायद उन तक आवाज भी नहीं पहुंचे। जाती है तो जीत है, और सवाल यही है कि भारतीय राजनीति से जाती है कि जाती नहीं। ये धीरे धीरे मतदाताओं को ही इस पर सोचना होगा कि अपनी जात देखकर वोट नहीं देना होगा, कौन काम अच्छा करता है, क्या विचारधारा है, उस पर वोट डालना होगा।